देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ किसान मोदी यहाँ के सबसे पहले सबसे बड़ी में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। दोस्तों बताएंगे आज राहुल गांधी और क्या मोदी एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं और क्या नीट के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने जा रहे हैं राहुल गांधी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसके साथ में वायनाड के लोगों को राहुल गांधी ने चिट्ठी भेजी है। साथ साथ आपको बताएंगे सीबीआई ने नीट परीक्षा के मामले को लेकर केस दर्ज किया है दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान में ही पलटी देखने को मिल रही है। बताएंगे आपको शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की होगी जबरदस्त मांग और इसके साथ में क्या दलित सांसदों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों, इसके पीछे बड़े तर्क दिए गए हैं। साथ साथ बताएंगे आपको क्या प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन के दौरान जो स्टेशन बना था उसकी दीवारें टूट गई है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो सामने आ रही है। बताएंगे आपको फैक्ट चेक में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और आरजेडी के सांसद आज करने वाले हैं बड़ा खुलासा। साथ साथ बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के समीक्षा बैठक में क्या क्या हार का कारण बताया है। साथ साथ बीएसपी ने अपने आकाश आनंद को फिर से बड़ा मौका दिया है दोस्तों। वहीं पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कई चुनावों में भिड़ने वाले हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। के साथ में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की इकाई में जबरदस्त फूट देखने को मिल रही है। बताएंगे वरिष्ठ नेता ने ही कर दी है ऐसी टिप्पणी जिससे होने वाला है और ज्यादा बीजेपी में बवाल लेके करके चलेंगे। संसद के सत्र और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की संसद के सत्र में आज विपक्ष को और ज्यादा एग्रेसिव होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, विपक्ष ने जबरदस्त जीत हासिल की है दोस्तों और 18वीं लोकसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 10 दिनों में कुल 8 बैठकें होने वाली है दोस्तों। 24 तारीख और 25 तारीख यानी आज और कल प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। 26 तारीख को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है। 27 तारीख को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा और इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएगी। दोनों सदनों में चर्चा होगी और 10 साल के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी के सामने जबरदस्त मजबूत विपक्ष रहेगा दोस्तों। और ऐसे में नीट की परीक्षा का मामला, तीनों क्रिमिनल लॉ और लोकसभा चुनाव के बाद शेयर बाजार में हुए गड़बड़ी के मुद्दे उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के अंदर आज 24 और कल 25 तारीख को नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी दोस्तों और इसके लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर बीजेपी के भर्तृहरि महताब को बनाया गया है जो 7 बार के सांसद है, जबकि कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु से आने वाले सांसद 8 बार के सांसद है तो उनको नियुक्त नहीं किया गया है। सीनियरिटी के हिसाब से सुरेश कोडिकुन्नल को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा मुद्दा उठाया है दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भी मोर्चा खोला है और उम्मीद की जा रही है दोस्तों की प्रोटेम स्पीकर की सहायता करने के लिए जो 5 सांसदों को राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया है, जिसमें के सुरेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के नेता, टीआर बालू डीएमके के नेता और भारतीय जनता पार्टी से राधा मोहन सिंह, फगन सिंह कुलस्ते का नाम ऐड किया गया है। विपक्ष के तीनों सांसदों ने 22 जून को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के विरोध में अपना नाम वापस ले लिया है, यानी विपक्ष सहयोग नहीं करेगा दोस्तों। इसके पीछे एकदम सही लॉजिक है कि जब लोकसभा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक के सुरेश जो कांग्रेस पार्टी के नेता है जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है, 8 बार सांसद रहे हैं तो उन्हीं को बनाया जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के 8 बार के सांसद तो मंत्री बनाए गए हैं तो वीरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। बसते हैं एक कांग्रेस पार्टी के नेता जिनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी प्रोटेम स्पीकर की, ऐसा नहीं किया गया तो अब विपक्ष भी सहयोग नहीं करेगा दोस्तों। पूरी तरीके से मदद के लिए जो नियुक्ति की गई थी उसे इस्तीफा दे दिया गया। अगर आप भी मानते हैं विपक्ष ने सही मुद्दा उठाया है, आने वाले दिनों के अंदर एग्रेसिव विपक्ष को बीजेपी के सामने और चुनौतियां पेश करनी चाहिए तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को एक लेटर लिखा है दोस्तों। उन्होंने वायनाड की जनता से कहा कि प्रिय भाइयों और बहनों, वायनाड के लोगों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मीडिया में मैं आकर अपना डिसीजन बता रहा था कि मैं रायबरेली की सीट से सांसद बना रहूंगा और वायनाड की सीट छोड़ूंगा तो आप लोग मेरी आंखों में दुख देख सकते थे, निराशा देख सकते थे। मैं क्यों नाराज था इसके पीछे उन्होंने बड़ा कारण देते हुए कहा कि मैंने आपसे 5 साल तक लगातार मुलाकात की। 5 साल पहले मैं वायनाड पहुंचा था, आप लोगों ने मेरे उपस्थिति को बहुत ज्यादा भव्य बना दिया था, आपने जबरदस्त सपोर्ट किया। मैं आपके लिए नया था लेकिन इसके बावजूद आपने मेरे पर विश्वास किया और आप लोगों ने मुझे अपनाया, आपके समाज ने मुझे अपनाया, हर जाति और हर धर्म के लोगों ने मुझे अपनाया। जब भी मेरे खिलाफ कुछ किया गया तो आप लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे। आप लोग मेरे लिए घर बन गए, मेरी फैमिली बन गए और इसीलिए मैंने हमेशा देखा कि आपने कभी भी मेरे ऊपर कोई डाउट नहीं किया। इसके बाद राहुल गांधी आगे कहते हैं कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मैंने बाढ़ देखा था, एक के बाद एक कई सारी फैमिली देखी थी जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवाई थी पूरे वायनाड के अंदर। दोस्तों राहुल गांधी ने वायनाड के सांसद रहते हुए बाढ़ के टाइम में काफी मदद की थी। उन्होंने इसी बात का जिक्र करते हुए पूरी डिटेल में जानकारी देते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मेरे लिए आपका प्यार और आपकी सुरक्षा और आपने जो मेरी मदद की है वही सबसे बड़ी चीज है। आप मेरी फैमिली का पार्ट है और इसीलिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने लेटर में और भी कई बड़ी बातें कही है। कुल मिलाकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी तो अभी भी वायनाड गांधी परिवार से जुड़ा रहेगा और राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को परिवार का हिस्सा बताया है। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा नीट पीजी के परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी के राज्य में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज्य में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई
नहीं अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। अब ये स्पष्ट है कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाली मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरीके से बेबस हो गई है। नरेंद्र मोदी की असक्षम सरकार स्टूडेंट के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में सीबीआई ने नीट प्रवेश परीक्षा में कथित तौर पर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की है दोस्तों। इससे पहले शिक्षा मंत्री लीक को मानते ही नहीं थे। उनका यह मानना था कि पेपर लीक तो कहीं हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जब जांच की गई बिहार में कई सारे मामले दर्ज किए गए और जब दबाव बनाया गया तो धीरे धीरे करके सीबीआई के पास मामला पहुंचा है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, यानी पूरी तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष के सारे बड़े नेताओं का दबाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। यानी इस बार नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। पहले ही महीने के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार के डिसीजन को बदलवाकर विपक्ष ने साबित कर दिया है। आने वाले दिनों के अंदर और भी ज्यादा मामला गरमाएगा दोस्तों। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाजपा के समर्थक और अधिकारियों के बीच में जो रास्ता कस्ती चल रही है ये काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार गरमा रहा है अधिकारी बनाम बीजेपी का विवाद। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदसलूकी की है। लखनऊ के शहीद पथ पर देर शाम लखनऊ पुलिस के व्यक्ति ने राकेश त्रिपाठी की गाड़ी रोकी और चेकिंग के बहाने बदसलूकी की है। अपने परिवार के साथ जा रहे राकेश त्रिपाठी परिचय देने पर भी उनके साथ बदसलूकी की गई है। श्रीनगर से परिवार समेत लौट रहे थे राकेश त्रिपाठी। अपनी पार्टी से बीजेपी का झंडा उतार दिया था राकेश त्रिपाठी ने। कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं के साथ जिस तरीके से प्रशासन के लोग बिहेव कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के लोग भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब ये पुरानी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है बल्कि कमजोर वर्जन है भारतीय जनता पार्टी का, और इसीलिए बीजेपी के नेताओं को उनकी असली हकीकत बताई जा रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। दोस्तों इसके पीछे बड़े तर्क दिए गए हैं। सबसे पहला यह कि प्रोटेम स्पीकर के पद पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो 8 बार के सांसद है के सुरेश, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कम सीनियर को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। इसके बाद आगे कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आर्गुमेंट यह है कि 7 बार के सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर बनाना है, फिर तो बीजेपी से ही 7 बार के लगातार चुनाव जीतने वाले दलित समाज से आने वाले सांसद रमेश चंदप्पा को बनाया जाना चाहिए। उनका नाम कंसीडर भी नहीं किया गया। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि के सुरेश की तरह रमेश चंदप्पा भी दलित समाज से आते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पर दलित विरोधी पॉलिसी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। साथ साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी बोले, कहा मोदी 3.0 में लीक कड़ा कानून, नीट पीजी परीक्षा रद्द, एनटीए के डायरेक्टर को हटाया गया, सीबीआई को पेपर लीक की जांच सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सभी मामलों की सुनवाई होने वाली है। यानी कुछ ही हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से दबाव में चल रही है दोस्तों, और बीजेपी को लगभग सारे मुद्दों पर विपक्षी बातें माननी पड़ रही है। अभी तो संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। आज से तो देखना जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिलेगा दोस्तों। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अग्निपथ योजना के साथ साथ नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर भी घुटनों पर लाया जाएगा। साथ साथ प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के बीच में घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के सांसद के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टीआर बालू को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब की सहायता की भूमिका दी गई थी, जिसे इंडिया गठबंधन ने खारिज कर दिया है। तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है दोस्तों। यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। एक टेलीफोन पर डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन सी रणनीति पर आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर बताते हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि बीजेपी ने प्रभु राम की अयोध्या में भी भ्रष्टाचार कर लिया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 20 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल यानी दीवार ढह गया। यह स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 6 महीने पहले किया था। ये टूटा हुआ बाउंड्री वॉल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। साफ है बीजेपी के भ्रष्टाचार मॉडल में क्वालिटी और गारंटी की उम्मीद ना करे। इसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक में दावा किया गया है कि ये जो बाउंड्री वॉल गिरा हुआ बताया जा रहा है ये नए स्टेशन का नहीं है बल्कि पुराने अयोध्या के रेलवे स्टेशन का है, और जो वॉल जो दीवार कोलैप्स हुई है वो एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किए गए खुदाई के कारण हुआ है। इसके बाद फैक्ट चेक करते हुए क्लेम को गलत बताया जा रहा है दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि अयोध्या धाम का ये पुराना रेलवे स्टेशन ही सही, लेकिन रेलवे स्टेशन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आता है, उनके मंत्रालय के अंदर आता है। अगर दीवारें गिर रही है तो ये क्या बीजेपी सरकार का फेलियर नहीं है? आपकी जो राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अखिलेश यादव बोले, कहा हजारों करोड़पति देश छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट छापी गई है, ये रिपोर्ट डीआईयू की ओर से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा इमिग्रेशन भारत से हो रहा है, यानी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेशों में जा रहे हैं। 4300 जो करोड़पति लोग हैं वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। ज्यादातर यूनाइटेड अरब एमिरेट जा रहे हैं या फिर यूएसए जा रहे हैं। चाइना से भी अच्छा खासा पलायन देखने को मिल रहा है, यूके से भी पलायन देखने को मिल रहा है, इंडिया से भी पलायन देखने को मिल रहा है, साउथ कोरिया से भी अच्छा खासा पलायन हो रहा है, रशिया से भी पलायन हो रहा है दोस्तों। लेकिन भारत के अंदर अगर 4300 करोड़पति भारत छोड़कर जा रहे हैं तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के दावे की पोल तो खुलती है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे नरेंद्र मोदी दुनिया भर के अंदर डंका पीट रहे हैं। क्या इस तरीके का डंका कि भारत के करोड़पति जिनको भारत में रहकर उद्योग लगाने चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना
होना चाहिए वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। आपका क्या मानना है, लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता भोजराज नाग जो कांकेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, उनको लगभग 1884 वोट से जीत मिल गया था। कांकेर लोकसभा सीट के 4 मतदान केंद्रों के ईवीएम की दोबारा से मतगणना कराने की मांग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने की है। 1884 वोट से उनको हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग के लिए 47 हजार रुपए और कुल 1,88,000 के शुल्क का भुगतान किया है दोस्तों। यानी 4 अलग अलग ईवीएम की दोबारा से मतगणना होने वाली है। क्या इससे कुछ बदलेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। आपका क्या मानना है, लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र, केंद्र सरकार से कर दी खास अपील। केंद्र सरकार 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है। ये कानून पुराने औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून की जगह लेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने एक आपराधिक नए कानून को लागू करने के फैसले को स्थगित करने की मांग की है। सस्पेंड करने के लिए कहा गया है इसलिए दोस्तों क्योंकि जब विपक्ष के ज्यादातर सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, उस वक्त ये कानून पास किए गए हैं। जबकि भारत के 3 बड़े कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले इस एक्ट को अगर बिना किसी समीक्षा के, बिना किसी संसदीय समीक्षा के पास किया गया है तो साफ तौर पर भारतीय संसदीय प्रक्रिया का अपमान है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि तीनों कानून पर अब सही से संसदीय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को 1 जुलाई से लागू करने से अभी रोकना चाहिए, जैसा कि ममता बनर्जी मांग कर रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने नीट परीक्षा को लेकर आज बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। दोस्तों इससे पहले उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक करवाकर इस पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि चुनाव के दौरान किया गया, लोकसभा चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया था। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी हार का कारण तलाश रही है। जबकि हार का कारण बीजेपी का कोई भी छोटा कार्यकर्ता या किसी आम जनता से भी बीजेपी पूछ लेगी तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि हार का केवल एक ही 2 कारण है। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी है, जिस पर बीजेपी के लोग पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट होकर बयानबाजी करना तो दूर की बात, अगर कोई इस मुद्दे को उठाता था तो उसे पूरी तरीके से कांग्रेस का एजेंट और विपक्ष का एजेंट बता दिया जाता था दोस्तों। लेकिन जनता ने बता दिया कि जनता किसी का एजेंट नहीं है, लेकिन जो उनके हित की बात करेगा उनके साथ वो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने हार के कारण तलाश रही है। मीडिया में दावा करते बताया गया है कि 35 मिनट बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नेताओं के बीच में, जिसके बाद ये जानकारी देते बताया जा रहा है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन और जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। लेकिन आप लोग जानते दोस्तों कि सबसे ज्यादा अफवाह कौन फैलाता है। इसी के साथ में मीडिया वालों ने और दावा करते बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ पर ज्यादा निर्भरता के कारण हार मिली है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी पर निर्भरता तो छोड़िए, अगर निर्भरता ज्यादा होने के कारण बीजेपी को हार मिली है तो कम से कम नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों को पता था कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी अगर जीत गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इसके बावजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी को पिछली बार से लगभग 10% कम वोट डाला है दोस्तों, और मात्र 1.5 लाख के वोटों से जीत मिला है, जो पूरी तरीके से मोदी जैसे तथाकथित बड़े नेताओं के लिए काफी कम है दोस्तों। और साफ तौर पर वाराणसी के लोग भी नरेंद्र मोदी को शायद अगला प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उनके वोट काफी कम हो गए दोस्तों। लेकिन मीडिया वाले ये बताएंगे नहीं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अब वोट नहीं पड़ रहे, बल्कि नरेंद्र मोदी जहां चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ही लोग वो जाकर वोट डाल दे रहे हैं। और इसके बाद एक और दावा करते हुए कहा कि कोऑर्डिनेशन नहीं था पार्टी के अंदर। यानी दोस्तों ये वेग से आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं जो मीडिया में दावा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक में। इसका सीधा मतलब यह है कि 2024 के नतीजे से बीजेपी कुछ नहीं सीखेगी तो 27 में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर देगा दोस्तों। और ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी के नेताओं के बातचीत में अभी भी धरातल की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, केवल बीजेपी के लोग ऊपर की बातें कर रहे हैं। 2027 में पूरी तरीके से भाजपा हवा हवाई हो जाएगी अगर इसी तरीके की समीक्षा भाजपा की जारी रही। और वैसे भी अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जुट गए हैं अपनी रणनीति बनाने के लिए, यानी लंबा चुनाव तैयारी में पार्टी के लोग जुटे हुए हैं। साथ साथ देश भर से आए बीएसपी के नेता पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर चुनाव को लेकर समीक्षा की जाने वाली थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद ये मीटिंग बुलाई गई थी। बीएसपी की चीफ मायावती समय की पाबंद है, बैठक शुरू होने के समय सवेरे 11 बजे रखा गया था, इसलिए सभी नेता पहले ही पहुंच गए। हॉल में लगी घड़ी की सुई जैसे ही 11 की तरफ बढ़ी, एकदम से मायावती वहां पर आ गई और उसके बाद मीटिंग शुरू हो गई दोस्तों। लेकिन इस दौरान जो एक नजारा देखने को मिला, इससे लग रहा है कि मायावती फिर से आकाश आनंद को प्रमोट करेंगी। दरअसल मायावती के आने के बाद आकाश आनंद आए और सबसे पहले उन्होंने मायावती के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। और इसके बाद मायावती ने मुस्कुराते हुए आकाश के माथे पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों आकाश आनंद जो लोकसभा चुनाव के बीच में एग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे और बीएसपी के वोट शायद उससे बढ़ जाते, या फिर भारतीय जनता पार्टी को जो बीएसपी के वोट पहले ट्रांसफर होते थे शायद वो नहीं हो पाता, लेकिन बीच में ही उनको हटा दिया गया था। इसके अलग अलग तरीके की थ्योरियां दी गई थी। लेकिन अगर आप आकाश आनंद के चुनाव प्रचार के रुकने और आगे के फेस के इलेक्शन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि बीएसपी के वोट जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बीएसपी को मिल सकते थे, शायद वो वोट वापस से बीजेपी को ट्रांसफर करवा दिए गए हैं। आपके इस थ्योरी का समर्थन करते हैं, जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने के साथ ही 10
विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 10 सीटों पर चुनाव होने वाले उसमें 5 समाजवादी पार्टी के पास है, 1 आरएलडी के पास है, 3 बीजेपी के पास है, 1 बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के पास थी और इन्हीं सीटों पर उपचुनाव होने वाला है दोस्तों। देखते हैं किस तरीके का मुकाबला रहेगा और कब उपचुनाव का अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इस बार सीधा डायरेक्ट फाइट में आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर। साथ साथ लोकसभा चुनाव के नतीजे के कुछ दिन के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा राजे ने अपने विरोधियों पर इशारों में हमला बोला है। उदयपुर के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आज तो लोग उसी उंगली को काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। उदयपुर में आयोजित सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और कई बार बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुकी वसुंधरा राजे ने टिप्पणी की है दोस्तों। इससे माना जा रहा है कि पार्टी की राजस्थान के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता बीजेपी के नए नेताओं को निशाने पर लेने से कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में लेकर आया गया था, वैसे ही वसुंधरा राजे को भी केंद्र की राजनीति में लाने का प्रयास किया जा रहा होगा, लेकिन वसुंधरा राजे ने मना कर दिया होगा। शायद यही बड़ा कारण है कि वो राजस्थान के अंदर ही राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया था। मोदी साहब को लग रहा था कि वो वसुंधरा राजे को अलग करके भी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मजबूत कर पाएंगे, लेकिन इस बार की स्थिति से पता चल चुका है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी के लिए क्या है दोस्तों, और उनका बयान दिल्ली तक मैसेज पहुंचाने वाला है। मोदी साहब को कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि वसुंधरा राजे काफी नाराज हैं। साथ साथ भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को एक बार फिर से झटका लगा है। पूनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। जब पिछली बार नाडा ने बजरंग को निलंबित किया था तो उनका निलंबन अनुशासनात्मक पैनल द्वारा रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब नाडा ने निलंबन के साथ साथ बजरंग पूनिया को नोटिस भी जारी किया है दोस्तों। 3 जो बड़े पहलवान मैदान में उतरकर बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उसमें से एक बजरंग पूनिया का नाम भी था। साथ साथ नीट पेपर लीक मामले को लेकर शक के घेरे में है एनटीए। पूर्व डीजी से पूछताछ करना चाहती है ईओयू। दरअसल दोस्तों नीट यूजी परीक्षा के दिन बिहार पुलिस की सतर्कता के चलते पेपर लीक के मामले के कई खुलासे हुए। 5 मई को दोपहर 3:30 बजे के आसपास बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड कहे जा रहे जेई सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र जो 56 वर्षीय है, अखिलेश कुमार जो 43 वर्षीय है और बिट्टू कुमार जो 38 साल के हैं, उसको गिरफ्तार किया गया था। सख्ती से पूछताछ के बाद परीक्षा खत्म होने से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर नीट अभ्यर्थी आयुष राज को भी पकड़ लिया गया दोस्तों। इसके बाद बिहार पुलिस की बदौलत ही नीट पेपर लीक का सेफ हाउस, जले हुए पेपर, गड़बड़ी में शामिल कई अभ्यर्थियों समेत कई लोगों को दबोचा गया है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह से पूछताछ करना चाहती है। ईओयू ने एनटीए पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी मछलियां इस पूरे मामले में फंसी हुई दिखाई दे रही है और गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। अगर पूछताछ की बातें बिहार पुलिस कर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ होगा जिससे उनको शंका हो रही है और ऐसा नजर आने लगा है कि आने वाले दिनों के अंदर नीट क्या भारत के अंदर सबसे बड़ा परीक्षा स्कैम निकलकर सामने आएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि जांच तो की जानी चाहिए और मजबूती के साथ की जानी चाहिए। साथ साथ पत्रकार ने एक सवाल पूछा नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद से कि क्या आप इंडिया अलायंस के साथ में जाएंगे, तो इस पर जवाब देते उन्होंने कहा कि उन पर अगर 271 प्रमाण पत्र इकट्ठा हो जाए तो मुझे बता देना। यानी दोस्तों 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए और ऐसे में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 271 अगर उनके पास होगा तो मुझे बता देना। यानी वो सरकार बनाते वक्त जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी सपोर्ट में खड़े नहीं है। आपका क्या मानना है दोस्तों, बयान से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा जरूर। साथ साथ केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर पर पलटवार किया है दोस्तों। आपको बता दें कि शशि थरूर ने एक पोस्ट करते हुए लिखा था जिसमें तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, उत्तर था कि वह प्रदेश जहां पर परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। शशि थरूर ने कहा कि शानदार परीक्षा जो लीक हो रही है उस पर ये अच्छा खासा तंज है। इस पर जितिन प्रसाद भड़कते हुए कहने लगे कि मैं अपने राज्य और उनके लोगों का इस तरीके का निंदनीय टिप्पणी से अपमानित करने में हाथ से नहीं देखता। उत्तर प्रदेश का ऐसा अपमान निंदनीय है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने परीक्षा पेपर लीक को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है, इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी जो बच्चों को बताते हैं कि पेपर के लिए क्या करना चाहिए, परीक्षा पर चर्चा करके नरेंद्र मोदी अपने आप को बहुत बड़ा एक अभिभावक साबित करने की कोशिश करते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जाम गुरु हैं, वो समझाएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कैसे पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करना तो दूर की बात, परीक्षा का जो सबसे बड़ा चीज होता है पेपर जो लीक हो गया है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं दोस्तों। लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि जब वो परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे तो पूरा देश चुप था, आज जब पूरा देश परीक्षा पर चर्चा कर रहा है तब वो चुप है। तंज नरेंद्र मोदी पर कसा गया है। आपकी क्या राय है, लिखिए जरूर। साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर अपडेट आई है दोस्तों। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल का वजन 8 किलो कम हो गया है। 21 मार्च को 70 केजी था जो 62 केजी हो गया है। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने केजरीवाल के डाइट में पराठा और पूरी शामिल करने की सलाह दी है। साथ साथ दोस्तों प्रदीप गुप्ता जो अपने आप को बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, एग्जिट पोल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गा रहे थे,
लेकिन जनता ने बता दिया कि एग्जिट पोल नहीं, जनता एग्जैक्ट पोल में विश्वास करती है और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी दोस्तों। लगभग बीजेपी चुनाव हारी गई, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। अब प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है प्रदीप गुप्ता को समझना चाहिए कि वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको अब बड़ी बड़ी बातें करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जिट पोल उन्होंने कराया था उसके बाद शेयर मार्केट में जिस तरीके का खेल देखने को मिला, इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा तो उनका भी इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने जाकर जवाब देना चाहिए। इस तरीके के बेतुके टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है, लोग उन पर विश्वास भी अब नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ भी बोल जाए। साथ साथ रवीश कुमार बोले कहा प्रधानमंत्री चाहे तो नीट पीजी की परीक्षा रद्द होने के बाद इसके अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।